यस, पेपर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। एक बार देखो पेपर एंड टेल मी कि क्या आपको डाउट है। नीचे लू क्या? यहाँ तो कुछ नहीं है, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस मैम। स्नेहा, एग्जाम कैसा था बेटा? मैम एक बार 46 क्वेश्चन बता दीजिए। बोहर शिफ्ट मतलब वही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ना, उसी को बोहर शिफ्ट भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन आपने रिविजन क्लासेस लिए हैं ना सब लोगों ने? उसमें भी बताया था, एंड जो नॉर्मल हमारा क्लास है उसमें भी बताया था कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, सिग्मोइड कर्व होता है ना, जे शेप्ड कर्व। तो वो जे शेप्ड कर्व अगर सी हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है ना, वो CO2 पीएच एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर CO2 को कम है, हमने कंसंट्रेशन CO2 को कम रखा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हेमोग्लोबिन बाइंड हो जाएंगे। एंड पीएच एंड टेम्परेचर को ज्यादा रखना है। क्राइटेरिया पढ़े थे हमने, ऑक्सीजन एंड डिसोसिएशन के कर्व के क्राइटेरिया पढ़े थे, ये है आपके नोट्स में भी है कि ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो हमको क्या करना होता है, ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन बाइंड कराने के लिए CO2 को कम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर पीएच को ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ही ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बाइंड होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कर्व में थोड़े से चेंजेस कब आएंगे। चेंजेस आना मतलब क्या? ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन को छूटना। ये कब छूटता है? अगर किसी भी वजह से पीएच या टेम्परेचर बढ़ गया है या कम हो गया है, या कंसेंट्रेशन जो CO2 का होता है वो बढ़ गया है, तो चेंजेस आएंगे। एंड ऑप्शन में दिया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से थोड़ी ना कोई चेंज आएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। हेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी नहीं, ये सारे क्राइटेरिया में नहीं आते। CO2 एंड पीएच आता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, हमने कहीं पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पढ़ा है। डी, पीएच इज करेक्ट। पीएच के इंक्रीज होने की वजह से थोड़ा सा कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो सकता है, पीएच अगर डिक्रीज हो गया तो कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ये हमने कराया है, यू कैन गो बैक एंड सी इन योर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में है ये। यस मैम। करना डी होगा। पीएच में अगर थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कर्व हट जाएगा। यस मैम। हाँ, 46 अभी बताया था मैंने। और कुछ? सिंपल था ऐसे, अच्छा पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था। सरिता, पेपर कैसा है आपको? मैम अच्छा था। ओके, अलीशा इज न्यूली ज्वाइन क्या? अलीशा बेटा बात करो, मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ शायद। मैम आई थी एक दो बार, अलीशा देखा था मैंने। अच्छा, ये बदलते मौसम के साथ आगे जाते रहते हैं क्या? अच्छा, ये वाला इजी था ना? ये 50th क्वेश्चन वाज वेरी इजी आई गेस। यस मैम एक्सप्रेशन। यस मैम वो वहां पे एक्सक्रीशन। लिख के रखा है, ये ऊपर ही लिख के रखा है, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स। इजी है ये तो। मैम एरो से भी पता चल रहा है। हाँ, ये 52 क्वेश्चन एक्चुअली सर्कुलेशन का है, बट वो गलती से प्रिंट हो गया था, फिर हमने भी बोला कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये हो गया था ना चैप्टर आपको, तो यस ये मैम। अटेम्प्ट किया है आप लोगों ने। यस मैम किया था। ग्रेट। कि ये भी इजी है वैसे। हाँ, 54th वाला क्या करा है क्या? 54th अभी मैंने बताया था कि कब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट को होगा, कब राइट को होगा।
तो ऑप्शन देखो कि ऑक्सीजन, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। डी लिखा है क्या, डिक्रीज्ड P50, decreased affinity for hemoglobin oxygen, decreased oxygen capacity of hemoglobin a result in residing at a high altitude, नहीं, increased ability to unload oxygen in the tissue, डिक्रीज्ड P50, हाँ डिक्रीज्ड P50 मतलब क्या, जब ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन दोनों के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा, मतलब हाफ अ लेवल। डिक्रीज P50 मतलब आपने अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखा है तो 0 टू लेके 100 तक वाई एक्सिस पे होता है, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे ऑक्सीजन को देखते हैं एंड वाई एक्सिस पे हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन देखते हैं। P50 मतलब आधा सैचुरेशन होना। अगर आधा सैचुरेशन भी नहीं हुआ है ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन का, उसका मतलब जो कर्व है वो थोड़ा सा लेफ्ट के ऊपर जाएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा हेमोग्लोबिन या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने ही नहीं है। तो यस दैट इज करेक्ट। इसका ए भी सही हो सकता है। आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ये हो गया है क्या, किसी को और कोई डाउट नहीं है? Shall I close this then? लिख लो। न्यूरल। मम्मा मेरी बुक कहाँ है? मैम एक बार 56 बता दीजिए। कौन सा वाला? मैम 56 मैम दोनों ने 56 मंजू एंड निशा बोथ आर आस्किंग 56 क्या? मैम मेरे को Yes, ma'am. 55 बता दो। 55 56। यस मैम। सानिया म्यूट पे डालो खुद को। The respiratory center in the brain is stimulated by, अच्छा, CO2 concentration in venous blood, O2 concentration in arterial blood, CO2 concentration in arterial blood and O2 concentration in venous blood. See, CO2 का concentration venous blood में होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि वेन वाले होते हैं ब्लड जिसमें CO2 ही होता है। तो ए का आंसर यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या पूछना है, मतलब ब्रेन में जो हमारे रेस्पिरेटर सेंटर है मेड्यूला में, वो कब एक्टिवेट होगा, मतलब उनको कब मैसेज पहुंचेगा, जब आर्टरीज में CO2 का अगर कम ज्यादा होता है लेवल तो। क्योंकि जनरली आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती है, बट गलती से अगर वहां पे कुछ ऊंच नीच हो गई तो इट विल सिग्निफाई कि कुछ ना कुछ आपके बॉडी में गड़बड़ है। तो ऑप्शन ए तो वैसे हम काट देंगे, क्योंकि वेनस ब्लड मतलब वेन्स में वैसे भी डीऑक्सी ब्लड होना है, रिमूव इट। सेकेंड कहता है कि O2 कॉन्सेंट्रेशन आर्टरी ब्लड में तो वैसे भी ऑक्सी ब्लड ही होना है, मतलब ये नॉर्मल ही दे रखा है ए एंड बी, तो नॉर्मल वाले में कोई भी रेस्पिरेटरी सेंटर ट्रिगर नहीं होता है, ए एंड बी कट गया। सी कहता है कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन आर्टेरियल ब्लड, वो सही बात है, जब CO2 का कंसंट्रेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है आर्टरीज में तो हमारे ब्रेन स्टिमुलेट हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखा है, पीएच या CO2 का चेंजेस हुआ है। एंड देन ब्रेन में जो रिदमिक सेंटर है, पॉन्स है, न्यूमाटैक्सिक सेंटर है, उनका पता चल जाएगा, एंड देन ब्रीदिंग रेट को वो फिर से नीचे ऊपर करके मैनेज कर लेंगे। तो इसका सही आंसर जाएगा 55 का ऑप्शन सी। ओके, हाँ सी जाएगा। एंड 56 ना, blood analysis of a patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin content. Which of the following conclusions is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing unusually high content of. ये हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हो बच्चा। जिसको मैम डी नहीं होगा इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड तीनों भी हो सकता है। लेट्स सी कि इन्होंने आंसर में क्या दिया है। देयर आर पॉसिबिलिटीज की तीन ही। सी डी दिया है उन्होंने, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, आंसर वाली Yes, स्क्रीन दिख ma'am. रही है ना Yes, आंसर? ma'am. हाँ, उन्होंने क्या दिया है, दे आर सेइंग कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हेमोग्लोबिन अगर जुड़ जाता है तो यस इट विल फॉर्म कार्बोबाइनो हेमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। अच्छा, पोल्यूशन का हिंट दिया है ना इन लोगों ने, हमने वो देखा ही नहीं।
ये पोल्यूटेड एयर का हिंट मतलब जो गाड़ी के साइलेंसर्स होते हैं ना, 2 व्हीलर्स के या 4 व्हीलर्स के, पोल्यूशन का टेस्ट कराते हैं, आपको पता है क्या? डू यू नो दैट? 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हर एक गाड़ी का पोल्यूशन टेस्ट होता है। तो हाँ, Yes, उसमें ma'am. से जो निकलता है धुआं, दैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आई शुड हैव सीन दैट, पोल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं गया मेरा। नॉर्मल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है, बट नॉर्मल एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा नहीं होगा नॉर्मल में, ठीक है। बट जब यहाँ पे पेशेंट की बात हो रही है कि इसने पोल्यूटेड वाला एयर लिया है, जिसमें क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड। पोल्यूशन मेनली कहाँ से फैलता है? इंडस्ट्री से एंड गाड़ी से निकलने वाले धुएं से। तो गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। क्लोरोफॉर्म एंड सी कार्बन डाइसल्फाइड नहीं होगा। कार्बन डाइसल्फाइड तो वैसे भी नहीं होगा, एंड क्लोरोफॉर्म अगर ऐसे हवा में चलने लग गए तो सबके सब बेहोश हो जाएंगे, तो क्लोरोफॉर्म भी नहीं चलता है। नहीं इकरा, इसका मोनोऑक्साइड होगा, क्योंकि पोल्यूटेड एयर पूछा है। नॉर्मल एयर होता तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट कर लेते हम, बट पोल्यूटेड एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रहेगा। ओके, एनीथिंग एल्स? ये वॉल्यूम्स वगैरह तो हमने करके रखे थे यार, इजी था ये। ओके, सो लेट्स गो टू द चैप्टर नाउ। Yes, ma'am. Okay. We are starting with neural control and coordination. तो मैंने केमिकल खोल लिया गलती से। नहीं सॉरी, केमिकल ही स्टार्ट कर रहा है ना आपका बेटा? Yes, ma'am. न्यूरल तो हो चुका है। मैं 12 आर एंड 6 आर में कंफ्यूज हो गई, क्योंकि 6 आर में न्यूरल चलेगा ना, तो आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। आप लोग 12 आर। हाँ, तो केमिकल कंट्रोल को स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूरल कंट्रोल का तो वैसे ब्रेन पार्ट्स तक हमने कराया था, एंड इकरा ने तो उस पे गाना भी गाया था, है ना इकरा? है इकरा या गई? क्या था वो ऐसे गाना, किसी को याद है क्या? कुछ तो था ना गाना वो इकरा। Yes, ma'am. एंड इस थर्सडे को भी हम कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं कि फिर से कंबाइन करके क्लास ले। एंड वन मोर थिंग, आपके ग्रुप में वो जो एक फोटो आया है सारे टेस्ट के सिलेबस का, किसी ने देखा? Yes, मैम ma'am. मैंने उसका देख जाके लिया। check करो. किसी ने पूछा ही नहीं है मुझे उसके बारे में कि मैम ये क्या है, इतने सारे सिलेबस हो रहा है, क्यों डाल के मैंने रखा है? कल शुभम पूछ सर लिया ने था पूछा। वो सर से. मैम आप बता दो। हाँ, तो आपके ना अब जो चैप्टर टेस्ट होते थे, मतलब 1 चैप्टर के जो टेस्ट होते थे, अब इस संडे एंड अगले संडे, इस सिर्फ ओनली फॉर दीज 2 संडेज, उसके बाद तो आपके एग्जाम्स ही है, हम पार्ट टेस्ट रख रहे हैं। पार्ट टेस्ट का मतलब होता है कि सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके रखना। तो जैसे वहां पे आपको दिख सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स है, सेल साइकिल है, Yes, ma'am. ब्रीदिंग, फ्लूइड्स, रेस्पिरेशन। तो इन चैप्टर्स को कंबाइन करके फोटोसिंथेसिस दिया है, रेस्पिरेशन नहीं दिया है। फोटोसिंथेसिस, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स, ब्रीदिंग एंड बॉडी फ्लूइड्स, इनके वैसे भी चैप्टर टेस्ट आपके हो ही चुके हैं, तो देयर इज नॉट सो मच टू बॉदर अबाउट। सिर्फ आपको क्या करना है, टेस्ट के एक दिन पहले सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से एनसीईआरटी में से पूरा चैप्टर पढ़ के जाओ फॉर बायोलॉजी, मोर देन इनफ। 5 चैप्टर है, 2 घंटे लगेंगे, ज्यादा नहीं, मैम 2 इसके घंटे लिए भी बहुत रिवीजन हो। क्लासेस नहीं होंगी? हाँ हाँ होंगे ना, कराएंगे ना। रिवीजन क्लास होती है सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की। 1 या 1.5 घंटे में 5 चैप्टर्स रिवाइज कराना इज नॉट अ जोक, होता नहीं है। उस टाइम पे क्या होगा, सिर्फ एक चैप्टर का रिवीजन आप करा सकते हो यार, पूरा सिलेबस आप पढ़ा सकते हो एक चैप्टर का। 5 चैप्टर का नहीं पढ़ा पाओगे तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, एंड जो डाउट्स है वही पूछना पड़ेगा। कौन से कॉन्सेप्ट में डाउट है, कौन सा कॉन्सेप्ट समझा नहीं है आपको, वी कैन रिपीट दैट। होल चैप्टर तो मुझे 5 घंटे लगेंगे, अगर 5 चैप्टर रिपीट कर रहे हैं तो मुझे 5 घंटे लगेंगे, बट उतना टाइम है नहीं हमारे पास, सिर्फ 1.5-2 घंटा होता है। सो उसके लिए यू हैव टू रीड फर्स्ट, एंड जो डाउट्स है उसको पूछो, समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड ये पार्ट टेस्ट ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप लोग जब 12th में जाओगे यही डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स कैसे हैं एंड कैसे नहीं है।
सो प्रूव योरसेल्फ बाय गिविंग दिस पार्ट टेस्ट। कोई भी इसको अब एंड अभी बता दी रही मैं, अब कितने 5 या 6 दिन पहले बताया है। तो कभी भी आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, डेटा नेट बाहर जाना है, ये वो, नो रीजंस, क्योंकि ये पार्ट टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बार हो रहा है, अटेम्प्ट करना जरूरी है, वरना यू विल नॉट बी एडमिटेड फॉर फ्यू आपके 12th स्टैंडर्ड। ओके, सो थोड़ा सीरियस हो जाओ इस टेस्ट के लिए, डोंट टेक इट लाइटली, बी सीरियस फॉर दिस टेस्ट। बीच में भी होंगी क्लासेस? क्या हो गया? मैम एग्जाम्स के बीच में भी क्लासेस होंगी? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट बेटा, इतने भी बुरे नहीं है हम कि एग्जाम्स में हम सताए आप लोगों को, ऐसा नहीं होगा। मैम ऐसा नहीं होगा जैसे कि बायो का एग्जाम है उससे पहले क्लासेस बायो की? हाँ हाँ, वैसा तो होगा ना। सी जो भी अब आपको 15 को है फिजिक्स का एग्जाम, राइट? तो यस मैम। 12th को 13 को क्या कर सकते हैं, 11th एंड 12th को हम फिजिक्स के रिवीजन क्लासेस होंगे, फिर बाकी कोई क्लास नहीं होगा, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। मैथ्स के जो पेपर है उसके एक दिन पहले या उसके 2 दिन पहले फिर मैथ्स के क्लासेस होंगे, केमिस्ट्री, बायो, लाइक दैट। तो जो जो उसका उसका जो पेपर है उसके 1 या 2 दिन पहले, मतलब डिपेंडिंग अपॉन गैप, उसके पहले हम रिवीजन क्लासेस अरेंज कर देंगे, ताकि आपको पढ़ने के बाद अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क योर टीचर्स। मैम बायो वो में कर तो सकते हो। बहुत सारा गैप है बायो में तो। यस, मैम बहुत आप सारा। 12th क्लास में भी पढ़ाओगे? दैट इज नॉट नोन अभी तक, बताओ। मैम 12th में टीचर्स चेंज हो जाएंगे? We have different set of teachers for 11th and 12th actually. मैम 11th और 12th के टीचर्स डिफरेंट है? हाँ, ओके, तो लेट्स बिगिन। केमिकल थोड़ा बड़ा चैप्टर है, समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो नाउ पे अटेंशन। जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था दैट वाज अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, करेक्ट? मतलब हम क्या कर रहे थे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सिर्फ न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। अब देखो, ये आपका न्यूरस सिस्टम है, ये दिखेगा नहीं शायद पेन, बॉडी में दिस इज योर नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन से निकलता हुआ स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये नर्व जो पूरे बॉडी के फिंगर टिप्स तक यहां तक पहुंचती है, करेक्ट? इसी के साथ आपके पास कुछ कुछ ग्लैंड्स भी है। ये सारे क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये किडनी के ऊपर का एड्रिनल ग्लैंड है। मतलब ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, मतलब ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स और नर्वस सिस्टम दोनों भी हमेशा एक साथ चलता है, पैरेलल चलता है। मतलब कभी भी अगर किसी भी ग्लैंड को ऐसा लगता है कि हार्मोन की सिक्रीशन की जरूरत है, इसका बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, जो किडनी में, अगर आपको याद होगा, किडनी में हार्ट भी एक हार्मोन सीक्रेट करता था। एनीबॉडी रिमेम्बर्स? यस मैम, ADH। यस मैम। मैम एंजियोटेंसिनोजन 2। ANF बेटा, नहीं नहीं, एंजियोटेंसिनोजन 2 भी नहीं, हार्ट के एट्रियम ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर सीक्रेट करते थे। वो भी कब, जब एंजियोटेंसिनोजन 2 के वजह से जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता था, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होके बीपी बढ़ जाता था, तो हार्ट ने सीक्रेट कर दिया ANF को, ताकि ब्लड का वापस से हम बीपी नॉर्मल पे ला सके या डिक्रीज कर सके। रास मैकेनिज्म का एग्जैक्ट उल्टा करता है वो। तो इसका मतलब क्या है, किडनी कहाँ पे है, किडनी के एरिया में ब्लड वेसल्स को हम काम करा रहे हैं, उसका सिग्नल जा रहा है हार्ट की तरफ। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा कम्युनिकेशन कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। जब ब्लड प्रेशर वहां पे किडनी के ऊपर ब्लड प्रेशर को हमने बढ़ा के रखा था ताकि GFR को बढ़ा रखे, तो उसका सीधा असर पड़ा हार्ट के ऊपर। किसने पहुंचाया असर? विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। तो ऐसे ही न्यूरॉन्स एंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो है, मतलब केमिकल्स ग्लैंड जो है, वो हमेशा साथ में चलते, दे ऑलवेज गो टुगेदर। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। क्या बोल रहे हो सानिया? तो ये क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम देगा उसी के अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स को क्या किया जाएगा, सीक्रेट किया जाएगा। उसके ऊपर ही एक दूसरे का फंक्शन। एक बार हार्मोन सीक्रेट हो गए, उनका काम हो गया, उनको रुकाने का काम भी न्यूरॉन ही करता है। न्यूरॉन क्या बताएगा, मान लो मेरे थायराइड ग्लैंड में से एक हार्मोन निकलता था,
उसका काम होने के बाद नर्वस सिस्टम बोल देगा थायराइड ग्लैंड को स्टॉप सिक्रेटिंग, एंड अगर फिर से जरूरत है तो फिर से बोलेगा कि स्टार्ट सिक्रेटिंग। इसका मतलब दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम जनरली कौन से वाले हार्मोन्स पढ़ते हैं? ऐसे वाले हार्मोन्स जिनके पास डक्टलेस हो। नाउ एनीबडी नोस कि ये डक्टलेस या डक्ट्स क्या है? थोड़ा न्यू टर्म है बट कोई जानता है? यस मैम। हार्मोन्स मैम जो है डक्टलेस ग्लैंड वो होती है, मैम डक्टलेस ग्लैंड बोलो। वो होती हैं तो जो डायरेक्टली ब्लड सीक्रेट करती हैं। यस मैम तो डायरेक्टली जो हॉर्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करती है। हाँ, मतलब पहली बात हार्मोन्स क्या है? सबसे जैसे पहली जैसे बात पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या ग्लैंड है? होती है, थायराइड होती है। मैम हार्मोन नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है हमारी बॉडी का। हाँ, नॉन प्रोटीन नहीं 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 नहीं, हॉर्मोन्स प्रोटीन्स ही है। हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स बट दे आर केमिकल, नॉन न्यूट्रिएंट बोल दो आप। यस दे मैम आर नॉन केमिकल, न्यूट्रिएंट। they are non-nutrient, you can say they are required in very small amount, trace amount में रिक्वायर होते हैं, एंड ये हमेशा कोई ना कोई टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करेंगे। ये बहुत ही स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है मतलब कोई ना कोई एक ही चीज को वो टारगेट करके वहीं पे उनका एक्शन कराएंगे। ऐसा नहीं कि एक हार्मोन सीक्रेट हो गया सारा काम एक ही ने कर दिया। नो, एक का काम एक पर्टिकुलर हार्मोन ही करेगा, उसका काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। दैट मीन दे आर वेरी स्पेसिफिक। एंड थायराइड ग्लैंड का अगर हार्मोन है तो वो जाके स्टमक के ऊपर नहीं चिपकेगा, थायराइड का जहां पे काम है वहीं पे चिपकेगा। तो इट मीन्स दे आर वेरी स्पेसिफिक। ऐसा कोई भी कहीं पे भी जाके किसी को भी नहीं पकड़ सकता। अगर इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ता है हमेशा वो ग्लूकोज को ही पकड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि कभी उसने फैट्स को पकड़ लिया कभी प्रोटीन को पकड़ लिया। नो, स्पेसिफिक है। मतलब जैसे हर एंजाइम्स एंड हर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक थे। लॉक एंड की थ्योरी याद है आपको? तावी और चाला यस जैसे मैम। हाँ, जैसे हर एक ताला Yes, ma'am. Substrate and तो वैसे ही हमारे एंजाइम हार्मोन और भी करती है, वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। किसी से भी जाके ऐसे रैंडमली बात नहीं करते, किसी से भी नहीं जाके वो जुड़ेंगे। तो तीन तरीके के हम देखेंगे। एक तो ओवरऑल हार्मोन्स। पहली बात तो ऐसा हार्मोन, अब ये क्या है? एक ऐसा केमिकल है, नॉन न्यूट्रिएंट है, छोटे में ही इसका काम चल जाएगा। मतलब स्मॉल अमाउंट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसे कहते हैं ना हम, कि थोड़े ही अमाउंट में बहुत सारा काम कर देता है, ये बहुत सारा इफेक्ट कर देता है हार्मोन। तो इसके तीन तरीके हैं, सीक्रीशंस के तीन तरीके हैं। दे विल बी सीक्रीशंस इन थ्री फॉर्म। पहला तरीका क्या है? अगर हार्मोन किसी ग्लैंड्स के थ्रू आ रहा है जहां पे वो डायरेक्ट ब्लड के कैपिलरीज के कांटेक्ट में आता है, मतलब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अगर ये हमारा ग्लैंड सीक्रेट कर देता है हार्मोन को, जैसे बहुत एग्जांपल्स है इसके, थायराइड ग्लैंड हो गया, फिर आपका पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड। हो गए, यस, तो ये सारे थाइमस क्या? भी होता है एक। थाइमस है, काफी सारे ग्लैंड्स है। तो ये डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करते हैं। बट दूसरा तरीका है जहां पे क्या होता है ना कि पहले जब वो, अगर ये कोई ग्लैंड है, ये हार्मोन पहले रक्त में सीक्रेट करेगा एंड इसके बाद इसकी बाजू में जो भी ब्लड की कैपिलरी होगी उसके अंदर फिर वो सीक्रेट करेगा। तो ये डक्ट होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और यहाँ पे डक्ट नहीं होता इसलिए डक्टलेस ग्लैंड। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्वेट ग्लैंड। कौन से? डाइजेस्टिव ग्लैंड। हाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड, टीयर ग्लैंड है। उसमें तो ये सैलिवरी सारे, ग्लैंड और लीवर भी आते हैं। हाँ सलाइवरी भी आएगा। सलाइवरी इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड ओनली एक्चुअली। तो ये सारे क्या है? डक्ट्स। इवन मैमरी ग्लैंड, इवन मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मतलब ये ग्लैंड अपने डक्ट्स के थ्रू अपना सेक्रेशन फिर ब्लड के अंदर सप्लाई कर देते हैं। बट लास्ट में है हेटेरोक्राइन, मतलब ऐसे ग्लैंड जो दोनों काम करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैम इन इस पैनक्रियाज। एंडोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों हो जाएंगे। मैम हाँ पैनक्रियाज में होता यस, है। जैसे पैनक्रिया के पास दो तरीके के सिक्रीशंस है। एक सिक्रीशन है हार्मोन वाला, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। दूसरा सिक्रीशन है डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स मान लो। ओके, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो हमेशा डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट होती है इनटू द लीवर। आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ यू कैन सी, ये पैनक्रिया, ये एक डक्ट है, डक्ट के थ्रू यहाँ पे आगे वो इंटेस्टाइन में भेज रहा है। तो एक सिक्रीशन जब डक्ट के थ्रू भेज रहा है, दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड जब वो डायरेक्टली उसके बाजू में ब्लड वेसल्स होती है, डायरेक्टली जब ब्लड वेसल्स में भेजेगा तो वो हो जाएगा एंडोक्राइन वाला हिस्सा। तो पैनक्रियास की ये खासियत है कि पैनक्रियास इंसुलिन एज अ एंडोक्राइन सिक्रीट करेगा एंड डाइजेस्टिव जूस एज अ एक्सोक्राइन सिक्रीट करेगा। इसीलिए हम पैनक्रिया को हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। मैम इसे पैनक्रिया के साथ साथ मिक्सोक्राइन भी बोल सकते हैं। क्या, मैम इसे मिक्सोक्राइन, हाँ हाँ, मिक्सोक्राइन भी बोल सकते हैं, यस ट्रू। ओके, ये क्लियर। ये सेम दिया है एक्सोक्राइन, आप देख सकते हो कि कैसे एक्सोक्राइन में हम क्या करते हैं, ये वाले सेल्स है, ये सेल्स पहले इस डक्ट में डालेंगे, यहां से फिर हो जाएगा ब्लड के पास। बट यहाँ पे सेल्स क्या है, बाजू में जो कैपिलरीज है ना ब्लड की, वहां पे ही डायरेक्टली वो हार्मोन को डाल दे रहे हैं। तो वो फर्क होता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन में। इतना क्लियर सबको? यस यस मैम। मैम। ओके, तो सबसे मैम एक पहला बार रिपीट ग्लैंड कर दीजिए। कौन है, ये खुशी ना? नहीं, यस, कौन सा रिपीट करना है बच्चा? पीछे वाला। एंडोक्राइन पीछे एक्सोक्राइन वाला। रिपीट करना है। यस मैम। सी, एक्सोक्राइन मतलब कौन से यस ग्लैंड्स, जब ये सेल्स होती है ना, ये सेल्स, ये कोई ग्लैंड है मान लो, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है, माउथ में होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी, सलाइवा को सिक्रेट करेगी, जो आपके मुंह में थूक बनती है उसको सिक्रेट करेगी। कैसे करेगी, पहले सेल्स क्या करेंगे, सेल्स के अंदर एक ऐसा पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहां पे पहला वहां पे उसको सिक्रेट किया जाएगा, फिर वहां से जाके वो माउथ में आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डक्ट। बट एंडोक्राइन में ऐसा कुछ नहीं है। एंडोक्राइन में डायरेक्टली ये सेल्स ने अगर कोई भी यहाँ पे हार्मोन बनाया है, मान लो ये पैनक्रिया है, मान लो ये थाइमस है, थाइमस का हार्मोन डायरेक्टली उसकी बाजू में जो कैपिलरीज होती है, बॉडी में हर तरफ कैपिलरीज होती है, ब्लड की कैपिलरीज, बट ये ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करना है कि वो डायरेक्टली कैपिलरीज के अंदर डाल देगा या पहले डक्ट से भेजेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जाते हैं ब्लड के पास, कुछ ऐसे होते हैं जो पाथवे मतलब थ्रू द पाइपलाइन फिर जाएंगे ब्लड के पास। तो कोई अगर डक्ट से या पाइपलाइन से जा रहा है तो एक्सोक्राइन, अगर डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही सिक्रीट हो जाता है, मतलब ये कोई ग्लैंड है ना मेरा, इसके बाजू से ही ये कैपिलरी गुजर रही है, तो अपना जो भी सिक्रेशन है उसमें डंप कर दो सिंपली, दैट इज एंडोक्राइन। और इसी को हम डक्ट भी कहते हैं, इसी को हम डक्टलेस कहेंगे। एंड ऐसे ग्लैंड जो दोनों काम करती है, कुछ ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में जो कभी कभी डक्टलेस होती है तो कभी कभी विथ डक्ट होती है, मतलब कभी कभी डक्ट्स के थ्रू, जैसे पैनक्रिया ने क्या किया, डाइजेस्टिव जूसेस जो है नीचे देखो, ये पैनक्रिया का डाइजेस्टिव जूसेस हम जब इंटेस्टाइन में भेजते हैं तो एक डक्ट से, एक पाइपलाइन जैसे स्ट्रक्चर से भेज रहे, तो ये किसके जैसा हो गया, ये एक्सोक्राइन जैसा काम हो गया। एंड कुछ ऐसे हॉर्मोन्स है जो पैनक्रिया ही बनाता है, बट उसके बाजू में जो कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है, डायरेक्टली उसके अंदर डाल देता है। ये काम हो गया एंडोक्राइन जैसा। एंडोक्राइन। हाँ, दोनों के जैसे बिहेव करेगा ना, उसको हम कहते हैं मिक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन। मैम मोस्टली जो पैनक्रियाज होता है एक्सोक्राइन होता है एंडोक्राइन?
दोनों भी काम करता है बेटा, डाइजेस्टिव जूस भी चाहिए हमें, इंसुलिन भी चाहिए। तो जब डाइजेशन चालू रहता है हमारा, डाइजेशन होने के वक्त, तब वो पैनक्रियास डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेगा। एंड डाइजेशन के बाद जब ब्लड में अब्सॉर्ब कर लेते हैं हम चीजों को, फिर हमें चाहिए हार्मोन इंसुलिन, ताकि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको जाके हम पूरे सेल्स की तरफ पहुंचा सके, तब वो यस मैम। एंडोक्राइन काम करेगा। दोनों काम करेगा, जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है क्या जरूरत हो रही है बॉडी में, दोनों काम करता है। ओके यस मैम। यस मैम। यस मैम। शिव, आते हो और चले भी जाते हो, क्या ही फायदा आपका, बताओ। है भी नहीं ना शिव अभी। मैम अटेंडेंस देना आता है बस। ये इतने सारे लोग छोड़ के कब चले गए? शाफिया इज नॉट मैम आज तो देयर। बहुत कम बच्चे हैं क्लास में। क्या हो गया? मैं अभी देख रही हूँ, व्हाट हैपेंड। नंदिता नहीं है, ऐसे बहुत से लोग नहीं है, बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है यार, क्यों मिस कर रहे हो? ये बाद में समझ मैम में नहीं तो आएगा पढ़ फिर। रहे होंगे ना पेपर के टेंशन से। कौन सा पेपर अभी? मैम फिजिक्स मैम का आने फिजिक्स वाला है। फिजिक्स का। मतलब स्कूल में यस मैम। प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हो क्या? मैम पेपर आ रहे हैं ना तो बच्चे पढ़ रहे होंगे घर पे। यस मैम। अच्छा, पेपर के लिए तो अभी एक हफ्ता है ना। ये भगवान। मैम एक मैम हफ्ता एक तो बहुत हफ्ता कम बीत है, जाएगा, मैं पता तो भी नहीं 8 दिन है। चलेगा। ओके ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर, क्योंकि ये बहुत सारे चीजों को मेंटेन करता है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है पिट्यूटरी से। अगर आप डायरेक्ट थोड़ा डायग्राम में देखोगे ना, ये ऊपर वाला हिस्सा है हाइपोथैलेमस का, इसका डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ है? नीचे वाला जो ग्लैंड है राउंड, दैट इज ये। हाँ, पाइट्यूटरी। हाइपोथैलेमस मैम इसे ब्रेन में है। मास्टर ऑफ मास्टर बोलते हैं ना। हाँ, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यस। तो हमने वही बोला ना कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस फोर ब्रेन के वक्त ही पढ़ लिया है हमने, थैलेमस एंड यस हाइपोथैलेमस। मैम। थैलेमस तो सिर्फ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग में काम करता था। हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, सीक्रेट करता है कुछ हार्मोन्स को, एंड वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो मास्टर, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कभी मास्टर कहते हैं, कभी हाइपोथैलेमस को भी कहते हैं, तो इट्स ओके, दोनों इज फाइन। मैम अब मैम ने बोला था पिट्यूटरी का भी मास्टर होता है हाइपोथैलेमस। हाँ, सही बात है, बिकॉज पिट्यूटरी की जो भी एक्शंस है ना, वो सारी ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करेगा, किस चीज को सीक्रेट करवाना है, किसको नहीं करवाना है। जब हाइपोथैलेमस से कमांड जाएगा तभी पिट्यूटरी उस चीज को सीक्रेट करवाएगा। हाइपोथैलेमस में भी ना कुछ सेल्स होते हैं, हाइपोथैलेमस हैव मैम सम इनहिबिटर सेल्स को न्यूरॉन्स। सिक्रेटिंग सेल्स। हाँ, सम न्यूरॉन, जिसको न्यूक्लियाई कहा जाएगा। ये क्या मैम नर्व करती है? कंटेन करता है। क्या? नर्व सीक्रेटरी सेल्स भी यही कंटेन करता है। हाँ, वही न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, उन्हीं को न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स मतलब क्या? ऐसे सेल्स जो किसी हॉर्मोन्स को, अब तक हमने कभी देखा नहीं ना कि न्यूरॉन्स को सिक्रेट करते हुए किसी चीज को, बट हाइपोथैलेमस की ये खासियत है कि उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स कुछ हॉर्मोन्स को सीक्रेट कर सकते हैं। बट इनके न्यूरॉन्स को सीक्रेट करने के लिए हम दो तरीके के डिवीजन करेंगे, मतलब ओवरऑल इसका जो भी फंक्शन है दो तरीके का होगा। बॉडी में अगर किसी चीज को बढ़ाना है या किसी चीज को घटाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी विल स्टडी एज समथिंग एज अ रिलीजिंग हार्मोन या समथिंग एज अ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, इनका काम क्या है? ये जब डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देंगे ना कि भाई तुझे किसी चीज को रिलीज करवाना है या इनहिबिट कराना है, तो अगर पिट्यूटरी से रिलीजिंग वाला आता है कमांड, सॉरी हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग वाला कमांड आएगा, तो पिट्यूटरी किसी ना किसी हार्मोन को सीक्रेट करेगा। अगर हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग वाला कमांड आएगा, तो पिट्यूटरी कोई ना कोई हार्मोन को सिक्रीशन का बंद कर देगा। अब समझ में आ रहा है कैसे यस दोनों मैम। करते हैं काम? यस मैम। तो हाइपोथैलेमस का बेसिकली काम का है, क्या है? हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट कर सकता है,
एक तो हम कहेंगे कोई भी रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होगा इनहिबिटरी हार्मोन। तो इनका मैसेज पढ़ के ही पिट्यूटरी किसना हार्मोन को एक तो सिक्रीट करेगा या इनहिबिट करेगा, डिपेंड्स कि मैसेज क्या आया है, सिक्रीशन कराने का मैसेज आया है या रोकने का मैसेज आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात दूं मैं, एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस ने अगर GnRH को सिक्रीट कर दिया एंड ये जाके किसके ऊपर एक्ट हो गया, इसने दिया कमांड पिट्यूटरी को। GnRH मतलब क्या, गोनाडोट्रोपिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आपके बुक में भी यही एग्जाम्पल है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या, पिट्यूटरी का किसी चीज को रिलीज करने का कमांड मिला है, तो पिट्यूटरी अब क्या करेगा, ये रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन्स नाम का हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन्स फिर से दो तरीके के होते हैं, एक मैम तो ये ग्रोथ हार्मोन होता है ना? हाँ LH, यस। तो अब फिर से डिपेंड करेगा कि वो बॉडी को किस चीज की जरूरत चाहिए, FSH की है या LH की है। इसको हम डिटेल्स में वापस अलग देख लेंगे, अभी सिर्फ हाइपोथैलेमस की चीजें समझो। हाइपोथैलेमस में क्या भेजा है, रिलीजिंग वाला मैसेज भेजा था। अगर हाइपोथैलेमस को इनहिबिटरी वाला मैसेज भेजना है तो इनहिबिटरी में एग्जांपल है सोमैटोस्टैटिन, करेक्ट। इसमें क्या हो गया, अगर सोमैटोस्टैटिन फिर से मैसेज लेके चला गया पिट्यूटरी के पास, तो पिट्यूटरी को अब पता चला कि किसी चीज को मुझे रोकना है, इट हैज टू स्टॉप। तो ये क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन कर देगा। यस रिलीज होने से रुका देगा, नाउ ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो ऐसे हाइपोथैलेमस कमांड करता है कि आइदर सीक्रेट होना है या इनहिबिट होना है, लाइक दैट। GnRH 2 बार क्यों आ रहा है? 2 बार कहाँ हुआ है, नीचे भी तो है। नहीं ये इसको रिलीज कराने वाला हार्मोन है, रिलीजिंग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कराने वाला हार्मोन, जैसे मास्टर ऑफ मास्टर ना, वैसे गोनाडोट्रोपिन का रिलीज कराने वाला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा। मतलब वही कराएगा। हाँ, जब GnRH आएगा तब वो गोनाडोट्रोपिन को भेजेगा, ऐसा। ओके मैम, मैम सबके साथ ऐसा ही होगा? हाँ मोस्टली ऐसा ही होता है। तो रिलीजिंग एंड, हम लोग इतने सारे एग्जांपल्स पढ़ते नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल्स में जाएगा वो, बट हाइपोथैलेमस हमेशा दो ही तरीके के इम्पल्सेस या दो ही तरीके मैसेज भेजेगा, आइदर किसी चीज को रिलीज करवाना है पिट्यूटरी से या किसी चीज को इनहिबिट कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ना एक टेबल दिखाती हूँ, मेरे पास था, देखो इस टेबल में ना हाइपोथैलेमस में क्या कर रखा है, बहुत सारे हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस से। GnRH फॉर एग्जांपल, अभी हम GnRH के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो लेट्स सी कि हाइपोथैलेमस ने अगर GnRH बना दिया, ये जाके किसके ऊपर एक्ट हो गया, ये पिट्यूटरी है, एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी के हिस्से है, पढ़ेंगे हम उसको भी पढ़ेंगे। ओके, तो पिट्यूटरी के ऊपर जब ये एक्ट हुआ, पिट्यूटरी ने ये गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज किया, ये है गोनाडोट्रोपिन्स। उनका नाम ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में जो गोनाड्स होती है, टेस्टिस एंड ओवरीज, उनके ऊपर एक्ट होती है वो, इसीलिए उनका नाम टेस्टिस गोनाडोट्रोपिन्स दिया है। ऐसे हार्मोन्स जो गोनाड्स के ऊपर एक्ट हो उनको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। मैम FSH का H की फुल फॉर्म क्या है? बताऊंगी बच्चा, टेस्टिस एंड ओवरीज Stimulating को हम ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसको हम पढ़ेंगे। ये सारे चीजें है ना, ये ग्लैंड्स, गोनाड्स, एड्रिनल, थायराइड, मेमोरी, किडनी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं एक साथ। अभी सिर्फ हाइपोथैलेमस के ऊपर ध्यान दो ना, हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, पिट्यूटरी को सिक्रीशन या इनहिबिशन का मैसेज भेज रहा है। इतना क्लियर अबाउट हाइपोथैलेमस? यस मैम। यस मैम। तो हम चलते फिर पिट्यूटरी वाले के पास। ओके, तो हाइपोथैलेमस का ये हो गया, रिलीजिंग हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन है।
एंड हाइपोथैलेमस का क्या हो जाता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन से जो भी बनेगा वो एक्सॉन्स के थ्रू आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी हार्मोन बना उसके एक्सॉन के थ्रू आके एंड में क्या होता है, नीचे पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के पास वो अपना मैसेज भेजेगा थ्रू द न्यूरॉन्स। ओके, ये डायग्राम इसलिए दिखाया है, ये देखो न्यूरॉन्स के थ्रू वो अपना मैसेज पिट्यूटरी को दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं यस मैम। पिट्यूटरी के पास। ये अलग अलग हार्मोन्स यहाँ पे वैसे मैंने दे रखे, हाइपोथैलेमस कौन से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करता है, आपके बुक में नहीं है बट आपको फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू कैन नोट डाउन दिस। आपके बुक में सिर्फ इतना ही दिया है अबाउट जीएनआरएच एंड सोमाटोस्टैटिन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड ग्लैंड, उसी के नीचे बैठा हुआ जो लिटिल मास्टर है, छोटा मास्टर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। उसकी खूबसूरत बात Gland. क्या है, ये जहाँ पे लोकेटेड है ना, उसको नाम बहुत खूबसूरत है, सेला टर्सिका। नाम सुनने में भी कितना प्यारा लगता है ना कि सेला टर्सिका। ये एक कैविटी है, मतलब बोन में एक ऐसा कैविटी है, एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा गुहा जैसा होता है, केव होता है ना, केव गुहा जिसको हम कहते हैं, उस गुफे के अंदर मान लो वो छोटा सा हमारा ग्लैंड बैठा हुआ है, तो द बोनी कैविटी इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका, उसका नाम सेला टर्सिका है। तो इसके अंदर बैठा होता है क्या, नहीं घूमने की जगह नहीं है वो वैसे, बट आप बोल सकते हो अगर याद रहता है वैसे तो यू कैन से दैट। ठीक है, तो ये क्यों बता रही हूँ मैं हाईलाइट करके, क्योंकि इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बार बना है कि द कैविटी वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेला टर्सिका। एंड ये हमेशा कनेक्टेड होता है किससे, हाइपोथैलेमस से। देखो ऊपर हाइपोथैलेमस है, उसी के नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। मैम इसका कोई रीजन है कि इसका ये नाम क्यों रखा? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। क्योंकि या मैम ज्यादातर नाम वही होते हैं ना जो साइंटिस्ट डिस्कवर करता है, तो नहीं ऐसे नाम रख देते नहीं हैं। नहीं, इसका कोई ये भी नहीं है कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इसलिए भी नहीं है। वो एक टर्किश, मतलब टर्किश लैंग्वेज एक्चुअली, सेला टर्सिका इज अ टर्किश लैंग्वेज, जहाँ पे ऐसे गड्ढा जो होता है ना, उस गड्ढे को सेला टर्सिका कहते हैं, सैडल। जैसे खेत में अगर आप किसी चीज को ऐसे खरोदना चाहते हो ना, तो उसको भी हम कहते हैं किसी चीज, जैसे किसी चीज को हमको दफनाना होता है तो हम गड्ढा गाड़ते हैं ना, तो टर्किश में Yes, उसको ma'am. कहते हैं सैडल शेप। तो सेला टर्सिका मतलब गड्ढे जैसा शेप वाला। Yes, ma'am. ऐसा हो Yes, सकता है ma'am. कि शायद वो साइंटिस्ट टर्किश से हो, इसलिए उन्होंने वैसा नाम लिया हो, बट मुझे इतना ही पता है कि सेला टर्सिका इज अ टर्किश वर्ड। टर्की तो पता है ना आपको, टर्की एक कंट्री है हमारे दुनिया Yes, में। ma'am. Yes, ma'am. मैम मैम ये पैरासाइट का स्फेनॉइड बॉन्ड से प्रोटेक्ट भी होता है। हाँ, यस, वो स्पिनर्ड बोन आपके आगे से यहाँ से आएंगे, फ्रॉम योर फेस, फेस से लेके पीछे तक आएंगे, ये फेस या नोज अंदर अंदर की तरफ होता है। आई कांट शो यू यार, इसके नीचे होगा वो, आईज के पीछे। यस मैम। चलो कहाँ चले अब मैं आप लोगों को पिट्यूटरी का, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन है बुक्स में, तो एक सिंपल ग्राफ निकाल के दिखाऊंगी, ग्राफ नहीं टेबल, कि पिट्यूटरी को एक्चुअली डिवाइड कैसे किया गया है। तो ओवरऑल अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइड करें एनाटॉमिकली, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट वन विल डिवाइड इट एज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, यही ग्राफ डाल के आप भी सीख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लाइन में दिया है, तो वो याद रखने के लिए इजी नहीं होगा, इट विल बी डिफिकल्ट। तो बेटर यू पुट अ ग्राफ, उससे ज्यादा इजीली जाएगा। देन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस में फिर से डिवीजन है, 2 हिस्से जो है उनको, एडिनोहाइपोफाइसिस को फिर से ऐसा डिवाइड किया है, सेइंग एज पार्स
डिस्टेलिस एंड ये है पार्स इंटरमीडिया। एंड कभी कभी पार्स डिस्टेलिस को ही प्यार से, कॉमनली जिसको हम कहते हैं प्यार से कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस को ही हम कहते हैं प्यार से पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड टुगेदर अगर आप देखो पार्स डिस्टेलिस के कुछ 7 हार्मोन है, यहाँ पे एक हार्मोन है, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस के इन टोटल 2 हार्मोन है। तो ऐसे हम, हाँ यस अशिका कुछ बोलना चाहते हो? मैम एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है? नो मैम, नो मैम। बता रही हूँ, अभी तक मैंने दिखाया बताया नहीं कुछ भी, बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे डिवाइड किया गया है। यस मैम। इसका डायग्राम देखोगे तो देखो, मैं ना ये वाला डायग्राम दिखाती हूँ, इधर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट ये वाला हिस्सा, दिस इज एडिनोहाइपोफाइसिस, दिस इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। 2 बॉल्स जैसे है ना, मान लो दे आर 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर सम काइंड ऑफ 2 बॉल्स। यहां से हाइपोथैलेमस से आएंगे एंड इट इज समथिंग 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इस वाले हिस्से को हम कहेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस, जो कि फिर से 2 हिस्सों में आगे डिवाइडेड है, पार्स डिस्टेलिस, ये डिस्टेलिस एंड ये पार्स इंटरमीडिया, एंड ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इसमें भी हम अलग अलग हार्मोन्स देखेंगे। इसको टोटली डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। आपके सामने अगर बुक है तो डायग्राम खोल के देख सकते हो आप। यस मैम। तो 2 लोब्स जो होते हैं, 2 जो आपके बॉल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उन्हीं को एक एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरे को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहेंगे। अब समझे? यस मैम। एडिनोहाइपोफाइसिस में भी फिर से 2 हिस्से, मान लो मैंने एक लड्डू को फिर से तोड़ दिया, एक बॉल को फिर से 2 हिस्सों में कर दिया, एक हिस्सा पार्स डिस्टेलिस का, दूसरा हिस्सा पार्स इंटरमीडिया का। हाँ, तो इन्हों को जब मैं फिर से तोड़ती हूँ तो डिस्टेलिस को कॉमनली एंटीरियर कहा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हिस्सा है। यहाँ पे देखो, यू कैन सी हियर ऑल्सो, कहाँ गया मेरा पेन? सी एंटीरियर पिट्यूटरी इतना है, तो यहाँ पे बीच में आएगा एंटीरियर, मतलब ही क्या? पार्स डिस्टेलिस, इसी को एंटीरियर कहा है। यहाँ पे बीच में होगा इंटरमीडिया, एंड ये पोस्टीरियर, मतलब ही न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पार्स डिस्टेलिस प्लस इंटरमीडिया टुगेदर कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाँ, अब क्लियर? यस मैम। तो एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस के अब हम अलग से हार्मोन्स देखते हैं। तो पहला जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब पार्स डिस्टेलिस, यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके लिख ली हूं मैं, पार्स डिस्टेलिस का एक हार्मोन प्लस पार्स इंटरमीडिया का जो होता है, दोनों के हार्मोन कंबाइन करके आपको मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों भी किसके हिस्से हैं? ये दोनों भी एडिनोहाइपोफाइसिस के हिस्से है। ओके, तो पहला हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या मतलब है? ऐसा पाइट्यूटरी जो आपके बोन एंड मसल के ऊपर एक्ट करके ग्रोथ करवाएगा। जो आपकी हाइट बढ़ती रहती है ना, दैट हाइट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन। ओवरऑल बच्चे में जैसे बच्चा जन्म लेता है, वहां से लेके टिल 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, ताकि बोन्स एंड मसल्स की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती रहे। उसके बाद रुका जाएगा। उसके बाद कोई ऊंचा होता है क्या? नहीं होता है ना, जनरली नहीं होता है। तो उसके बाद ग्रोथ हार्मोन बोन्स के ऊपर तो एक्ट नहीं करेंगे,
हो सकता है कि मसल के ऊपर एक्ट करे, अगर जिम विम करते हो ऐसा कुछ तो हो सकता है। बट जो ये कॉन्सेप्ट है ना बच्चा, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जिम में कोई प्रोटीन पाउडर बेचा जाता है या जिससे ग्रोथ होगा, ये Yes, होगा ma'am. वो होगा। हॉर्मोन्स होते हैं, ये सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं। सच में हमको ये देखना पड़ेगा कि वो नॉर्मली जो बॉडी का ग्रोथ हार्मोन है उससे वो बहुत अलग होता है। कभी कभी वो एक केमिकल है ना, इट इज सिंथेटिक आर्टिफिशियल वाला हार्मोन है वो। इट कैन कॉज साइड इफेक्ट ऑन योर बॉडी, क्योंकि नेचुरल हार्मोन का क्या काम होता है, उसके बाद 18 साल के तक वो ग्रोथ करवाएगा। उसके बाद अगर आप बॉडी को जबरदस्ती एक्सटर्नल सप्लीमेंट देके करवाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ साल के बाद बॉडी उसके ऊपर बहुत बुरा साइड इफेक्ट दिखाएगी। दैट्स व्हाई अभी इनिशियली तो बहुत बच्चे ऐसे जोश में खा भी लेते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड या फिर नॉट एडवाइजेबल, उनको नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है वो। ठीक है, तो पहला हार्मोन देखा ग्रोथ हार्मोन, जो क्या करता है बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ करवाएगा। देन सेकेंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन। ये कहाँ पे एक्ट होता है, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट पे एंड मिल्क मैम को बुक में बनाने। भी है। क्या? मैम ये बुक में भी दे रखा है। हाँ, उसी को तो पढ़ रहे हैं हम। मैम मेरे को लगा आप एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स बता रहे हो। नहीं नहीं, यही याद रख लो बहुत है, इसी को याद रख लो, मैं चैलेंज देती हूँ, इसी को याद रखना बहुत बड़ी बात है। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आप पगला जाओगे यार। देर आर 7 to 8 हॉर्मोन्स, सिर्फ पिट्यूटरी के ही 8 हार्मोन्स है। एंड पिट्यूटरी जैसे कितने ग्लैंड्स है हमारे, कुछ 8 ग्लैंड्स है। कितना याद रखोगे बच्चा जी, क्यों खुद को इतना स्ट्रेस कर रहे हो? नहीं। ओके, देन TSH, ये क्या है, थायराइड हार्मोन। स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ये सीधा इसका असर करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड का मैं अलग से पढ़ाने वाली हूँ, फिर से ग्लैंड पिट्यूटरी के ग्लैंड थायराइड ही है, इसलिए वहीं पे हम पढ़ेंगे कि T3 एंड T4 का कैसा सिंथेसिस होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या स्टिम्युलेट करना है, थायराइड ग्लैंड में से हमको कुछ को सिक्रीट करवाने का जो इम्पल्स है, जो आदेश है, वो यहाँ पे बना रहे हैं हम पिट्यूटरी में। ओके। यस एंड मैम। और एक चीज मैं बताती हूँ, इतना सब आपको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है आपके लेवल में 8-9 हार्मोन सिर्फ एक ही ग्लैंड के याद रखना बहुत मुश्किल है। थेरोटिकल में अगर ऐसा पूछा जाएगा ना कि राइट अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो सिंपल ये ग्राफ याद रखो। पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस में डिवाइडेड है। एडिनो को ही फिर से पास डिस्टलिस एंड पास इंटरमीडिया में डिवाइड किया जाता है। पास डिस्टलिस एंड पास इंटरमीडिया के दोनों भी कंबाइंड कुछ 7 से 8 हार्मोन्स है, उनमें से ये 3-4 लिख दो। GH है, प्रोलैक्टिन है, TSH है फॉर एग्जांपल, एंड डायरेक्टली कोई ट्रिक नहीं है दो। क्या मैम, इसमें कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। हार्मोन्स ना, नहीं बेटा बहुत है ना ये हार्मोन्स, इसको एंड सब के फंक्शंस बहुत अलग अलग है, टारगेट ऑर्गन्स बहुत अलग अलग है बच्चा, वरना सी याद रखने के लिए ना कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए, इनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। मैम फिजिक्स से क्लास हो रही है। अरे हाँ, फिजिक्स की क्लास होनी है ना। ठीक है, इसको एक बार लिख देती हूँ मैं, फिर चले जाऊंगे। अच्छा, आ गया है क्या आपको? ओके, 5 मिनट्स खत्म कर दे रही हूँ मैं। ओके, 5 मिनट्स, जस्ट लेट मी राइट इट, क्योंकि ये वैसे भी रिपीट होना ही है। आपके अलग अलग जब ग्लैंड पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये फिर से सिखाने वाली ही हूँ मैं। बस नाम लिख देती हूँ, देन यू कैन लीव। ओके, तो ये इतने सारे हॉर्मोन्स एडिनो हाइपोफाइसिस सीक्रेट करता है, 7 हार्मोन। ओके, ACTH जो है वो एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर के ग्लैंड का सीक्रेट करेगा। ये टेस्टिस एंड ओवरीज, ये होता है यूटरस, एंड ये हमारे MSH मतलब पिगमेंट सेल्स, जो हमारी स्किन डार्क एंड लाइट होती है ना, वो MSH की वजह से होती है। मेलानिन करेगा ये सीक्रेट, मेलानिन। ओके, यस मैम। एंड लास्टली, ठीक है, न्यूरो हाइपोफिसिस नहीं कराऊंगी मैं, टाइम हो चुका है। एंटीरियर तक रुका देती हूँ मैं, वी हैव डन ओनली दिस, आज सिर्फ यहाँ तक किया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आई नो आपका क्लास, यस मैम। यू कैन गो, नो बाय प्रॉब्लम। मैम। बाय बाय बाय। बाय मैम।
बाय।